हेलो दोस्तों, RAS प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवागण का बागुड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित विस्तृत व्याख्या व विश्लेषण पर आधारित टेस्ट सीरीज प्रतिदिन 25 क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाया जाएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और शाम के टाइम आपको यह बताया जाएगा कि मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे अंक अर्जित करने के लिए किस प्रकार राइटिंग करनी है। इस YouTube चैनल के द्वारा आपको यह सिखाया जाएगा कि किस क्वेश्चन को कम टाइम में आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन डेली आपको रूबरू करवाए जाएंगे। 5 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के लिए आपको शाम के टाइम कॉपी के अंदर रिटन डाउन किस तरह से करना है, इसका रूबरू करवाया जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप सभी 25 क्वेश्चन और प्लस में मुख्य परीक्षा के 5 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। आप सभी के लिए है जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा, मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा। बागुड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा RAS भर्ती 2023 के लिए NCERT पाठ्यक्रम और नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। आज शुरू करते हैं RAS प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज नंबर 18। खुद से खुद का मूल्यांकन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज है, तो एक बार ज़रूर अपने खुद का मूल्यांकन करें कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट में टाइप करें, आपको बहुत ही कम टाइम में सॉल्यूशन मिलेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के प्रेस को नोट करें और तमाम जो सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि सभी को इस फ्री ऑफ कॉस्ट एक महत्वपूर्ण जो आपकी RAS भर्ती 2023 है उसमें कारगर साबित होगी, तो सभी को इसका फायदा मिले। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत के संविधान का कौन सा उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 129 या अनुच्छेद 161? तो ये है अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 से धन निकासी हेतु कौन सा विधेयक पास करना आवश्यक है? तो ये जो विधेयक है इसका नाम है विनियोग विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मध्यकाल में बख्शी एक मुख्य प्रशासनिक पद था, बख्शी का मुख्य दायित्व क्या था? बख्शी का मुख्य काम क्या था? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बख्शी का मुख्य जो कार्य था मध्यकाल में वो था सैन्य विभाग का अध्यक्ष। बख्शी का मुख्य काम क्या था? सैन्य विभाग का ये अध्यक्ष होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, बिघोड़ी का क्या आशय है? बिघोड़ी, तो बिघोड़ी किसको बोलते हैं? भूमि कर जो नगद रकम के रूप में वसूल किया जाता है, ऐसा कर जो नगद रूप में वसूल किया जाता है इसको बोलते हैं बिघोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ की विषय वस्तु क्या थी? जय सिंह कारिका नामक जो ग्रंथ था उसकी विषय वस्तु क्या थी? क्या वो खगोल शास्त्र था, ज्योतिष शास्त्र या लोगोर्थियम या विज्ञान? तो इसकी विषय वस्तु थी ज्योतिष शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न का मिलान कीजिए। एक तरफ आपको युद्ध दे रखे हैं और एक तरफ युद्ध किस में हुआ है, किस किस के बीच में हुआ है वो दे रखे। राजमहल का युद्ध, गिंगोली का युद्ध, पाटन का युद्ध, यहाँ आपको ऑप्शन दे रखे हैं और नीचे मिलान करके आपको सही आंसर बताना है कि किस किस के बीच में युद्ध हुआ है। तो राजमहल का जो युद्ध है वो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में होता है। राजमहल का युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में। और गिंगोली का जो युद्ध था वो होता है जोधपुर के माधो सिंह और जगत द्वितीय के बीच में। गिंगोली का युद्ध जो है वो माधो सिंह और जगत सिंह द्वितीय के बीच में होता है और पाटन का जो युद्ध है
वो सवाई प्रताप सिंह व मराठों के मध्य होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा मिलान करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सोम सुंदर, जयसिंह सूरी सोमदेव और सुंदर सूरी माणिक्य आदि विद्वान किस शासक के दरबारी विद्वान थे? सोम सुंदर, जयचंद सूरी सोमदेव और सुंदर सूरी माणिक्य। तो ये महाराजा करण सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा जगत सिंह या महाराजा कुंभा? तो ये राणा कुंभा के क्या थे? दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मेवाड़ के किस शासक ने महेंद्र सभा का गठन किया था? तो यहाँ मेवाड़ नहीं है, यहाँ ऑप्शन में लिखने में मिस प्रिंटिंग है, यह आमेर है। आमेर के किस शासक ने महेंद्र सभा का गठन किया था? तो ये शासक थे महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह जो आमेर के शासक थे, इन्होंने महेंद्र सभा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से सत्य कथन होगा? पहला है धोलावीरा नगर 2 भागों में विभक्त है, यहाँ विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। दूसरा कथन है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया गया। तीसरा है हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो बिल्कुल हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ये कथन बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। लेकिन पहला जो कथन है वो गलत है हमारा, धोलावीरा से प्राचीनतम स्टेडियम के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो आपको ये भी कमेंट में जरूर टाइप करना है कि प्राचीनतम स्टेडियम के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिले हैं। आज का क्वेश्चन आपका यही होगा। 2 और 3 इसमें सही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कथन 2 व 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, गुप्तकालीन कला से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है मंदिरों के मूर्ति स्थापना के ऊपरी भाग पर शिखर बनाने की शुरुआत गुप्त काल में हुई थी। क्या मंदिर के ऊपर जो स्थापना थी, ऊपरी भाग पर शिखर बनाने की शुरुआत क्या गुप्त काल में ही हुई थी? मंदिरों के पत्थर को जोड़ने के लिए चूना व मिट्टी का प्रयोग नहीं होता था। तीसरा है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, टिगवा का विष्णु मंदिर, ऐहोल का मंदिर क्या गुप्तकालीन मंदिर है? तो बिल्कुल ये गुप्तकालीन मंदिर है और मंदिर व पत्थरों को जोड़ने के लिए चूना या मिट्टी का प्रयोग गुप्तकाल में नहीं होता था और मंदिर के ऊपरी भाग पर शिखर बनाने की शुरुआत भी इसी टाइम में हुई थी। तो तीनों कथन हमारे क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा मंदिर हर्षवर्धन के समय निर्मित किया गया? सिरपुरा का लक्ष्मण मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार या तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर? तो ये हर्षवर्धन के समय जो मंदिर बना था ये था सिरपुरा का लक्ष्मण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टिटिकाका झील के संदर्भ में सही नहीं है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है, दक्षिण अमेरिका के पेरू व बोलिविया के मध्य है, ये झील विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य है और ये झील एंडीज पर्वत के पठार पर स्थित है। तो पहला जो ऑप्शन है वो दिखने में सही लग सकता है, लेकिन आपको थोड़ी सी माइनर यहाँ पे गलती दे रखी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है, विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील है, लेकिन ये खारे पानी की झील नहीं है। तो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ये मीठे पानी की झील है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत होगा। बाकी सभी सही हैं। पेरू व बोलिविया की मध्य है, ये एंडीज पर्वत के पठार पर है और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? तो यहाँ पे आप देखेंगे कैस्पियन सागर से उज्बेकिस्तान की सीमा नहीं लगती है, यहाँ अजरबैजान की सीमा लगती है, कजाकिस्तान की लगती है, तुर्कमेनिस्तान की भी लगती है। इसके अलावा भी यहाँ रशिया की सीमा लगती है और ईरान की सीमा लगती है। तो ये जो 5 देश हैं इनकी सीमा इस कैस्पियन सागर से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी झील
क्रेटर झील का उदाहरण है। तो क्रेटर झील कौन सी है? नैनीताल, तेयोसो मोरारी, अष्टमुडी या लोनार झील। तो लोनार झील जो है वो क्रेटर झील का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित निम्न झीलों को पश्चिम से पूर्व दिशा में अवस्थिति के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व उसको अरेंज करना है। डेबर झील, डल झील, पुलिकट झील या सतताल झील। तो ये पश्चिम में सबसे पहले कौन सी झील आएगी वो आपको बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले पश्चिम में झील पड़ेगी डेबर झील, उसके बाद डल झील और उसके बाद सतताल और उसके बाद पुलिकट झील। सबसे पश्चिम में कौन सी है? सबसे पश्चिम में डेबर झील। ये डेबर झील है कहाँ? ये राजस्थान में पड़ती है। उसके बाद है डल झील। ये डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। उसके बाद है सतताल झील। ये सतताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। उसके बाद है पुलिकट झील। ये पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। तो आप देखेंगे सबसे पूर्व में राजस्थान, उसके बाद जम्मू, उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कौन सी झील लेगुन झील का उदाहरण नहीं है? लेगुन झील कौन सी नहीं है? चिल्का झील, पुलिकट झील, बेबनाद या कोलेरू। तो कोलेरू झील जो है वो हमारी लेगुन झील का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है कि इसका उत्पादन 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा और 12 से 35 तापमान में होता है। उत्पादन जो है वो 50 से 80 सेंटीमीटर और 12 से 35 डिग्री तापमान पर होता है। ये उपेक्षाकृत कम उपजाऊ और असमतल भूमि है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? गन्ना के बारे में, गेहूं के बारे में, मक्का के बारे में या जौ के बारे में? तो इसका सही आंसर जो होगा ये होगा मक्का। मक्का के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय समन्वित सुधार परियोजना केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये जो केंद्र है वो उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही कंचन व माही धवल किस फसल की किस्म है? तो माही कंचन और माही धवल जो है कौन सी फसल की किस्में हैं? कपास, गेहूं, गन्ना, मक्का। तो ये मक्का की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को 419, को 449, को 427, को 1007, को 111, को S449 किस्म किस फसल की है? तो ये किस्में जो है वो गन्ना की है। तो एक हमेशा ध्यान रखें, जब भी को लगाओ या आगे CO लगाओ तो वो किस्में हमेशा किसकी होती है? गन्ना की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति बने? उपराष्ट्रपति भी थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे और बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे? तो वो थे VV गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कौन से भारत के राष्ट्रपति को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है? राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम। तो इन चारों को ही भारत रत्न मिल चुका है। राजेंद्र प्रसाद को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर जाकिर हुसैन को, अब्दुल कलाम को। तो चारों ही ऑप्शन में सही है। तो चारों ऑप्शन किस में सही हैं? 4 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है ये प्रावधान अनुच्छेद 72 में उल्लेखित है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति सैन्य मामलों को छोड़कर संघ सूची के सभी मामलों में समाधान कर सकता है। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति सब विवेकीय नहीं है। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 72 में बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति सब विवेकीय, वैसे सुनने में हमें सब विवेकीय लगती है, लेकिन ये राष्ट्रपति जो फैसला है वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश के बाद ही लेता है, मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद। लेकिन ये जो तीसरा है वो थोड़ा गलत है कि राष्ट्रपति सैन्य मामलों को छोड़कर संघ सूची के सभी जो कार्य हैं उसको समाधान कर सकता है। तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नीति आयोग ने कोविड ईयर 2020-21 का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। इनमें बड़े राज्यों की श्रेणी में
पहला, दूसरा और तीसरा स्थान क्रम से किन राज्यों को दिया गया है। हाल ही के अंदर 2021 की वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में किसको स्थान मिला है? केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये बड़े राज्य हैं। केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पहली भारतीय का नाम बताइए जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है। तो ये अवार्ड किसको मिला है? तो पहले कौन से भारतीय हैं ऐसे? तो वो है वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने जर्मनी में आयोजित IISF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो उस जोड़ी का नाम है अभिनव सो और गौतमी बनोट, इसके द्वारा जीता गया है। अभिनव सो और गौतमी बनोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन से भारी स्वास्थ्य राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो राजस्थान को वित्तीय सहायता कौन प्रदान कर रही है अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए? विश्व बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था, एशियन विकास बैंक या FW जर्मनी? तो इसको वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है एशियन विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के अंतर्गत राजस्थान किन केंद्रों पर आयोजित हो रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत जो प्रशिक्षण पवन ऊर्जा फार्म परियोजना है, इसके अंतर्गत राजस्थान के किन केंद्रों में ये स्थापित की जा रही है? तो राजस्थान के ये केंद्र है जैसलमेर, फलोदी, देवगढ़। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसलमेर, फलोदी, देवगढ़। यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा जो अक्षय ये पवन ऊर्जा फार्म परियोजना स्थापित की जा रही है जैसलमेर, फलोदी और देवगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। खीमसर प्लांट कहाँ है? धुनिया प्लांट कहाँ है? अंगोरिया प्लांट कहाँ है? मोकला प्लांट कहाँ है? इसका आपको क्या करना है? मिलान करना है। मिलान करने के बाद आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसका सही आंसर होगा। खीमसर प्लांट कहाँ है? तो खीमसर प्लांट जो है वो नागौर के अंदर है। धुनिया प्लांट कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। और अंगोरिया प्लांट कहाँ है? बाड़मेर में है। और मोकला प्लांट कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना राज्य की संयुक्त ताप विद्युत परियोजना में शामिल है? कुछ परियोजनाएं दे रखी है, आपको ऐसे बतानी है कि कौन सी जो राजस्थान की तापीय विद्युत परियोजना है वो संयुक्त रूप से है। संयुक्त रूप का मतलब अन्य राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। पहला है छबड़ा सुपर तापीय परियोजना, काली सिंध तापीय परियोजना, बदेसर परियोजना, रियंद तापीय परियोजना या सिंगरौली तापीय परियोजना। तो ये जो छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना है वो राज्य की सभी की है, 100% राज्य राजस्थान का है इसमें। काली सिंध तापीय परियोजना भी राजस्थान की है, बदेसर परियोजना भी राजस्थान की है, लेकिन जो रियंद परियोजना है और सिंगरौली परियोजना है वो राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, अन्य राज्यों के साथ है। रियंद राजस्थान और MP के बीच में है और सिंगरौली राजस्थान और UP के साथ है। तो ये 4 और 5 हमारा इसमें क्या रहेगा? सही आंसर। तो 4 और 5 किस ऑप्शन में है? 4 नंबर ऑप्शन में है, केवल 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं। पहला है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ऐसा उपबंध संविधान में अनुच्छेद 56 में दर्ज है। महाभियोग शब्द भारत के संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाने में प्रयुक्त होता है। तो ये जो बातें हैं दोनों ही हमारी क्या है? सही हैं। तो यहाँ दोनों कथन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेता है? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें जो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के, विधानसभा के लेते हैं, विधान परिषद के नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से क्या राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों में शामिल नहीं है? राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्ति है इसमें कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रपति द्वारा राज्य में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है ये, या प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति,
या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो ये जो शामिल किसमें नहीं है राष्ट्रपति की ये शक्तियां कार्यकारी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करना, ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इनमें से कौन राजस्थान की राजधानी व उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ स्थापना हेतु बनाई गई त्रिस्तरीय समिति का सदस्य नहीं था? जब राजस्थान हाईकोर्ट को बनाने की चर्चा हो रही थी तो एक कमेटी बनी थी, उसमें 3 सदस्य थे। कौन सा सदस्य इसमें शामिल नहीं था? BR पटेल, SR दीक्षित, TC पुरी, SP सिन्हा। तो इसके अंदर SR दीक्षित शामिल नहीं थे। कौन कौन शामिल थे? BR पटेल शामिल थे, TC पुरी शामिल थे, SP सिन्हा शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की पीठ को समाप्त कर दिया गया था? राजस्थान हाईकोर्ट जो जोधपुर में है, इसकी एक बेंच कहाँ स्थापित करने का प्लान हो रहा था? जयपुर के अंदर। जयपुर उच्च न्यायालय की जो पीठ थी उसको समाप्त किया गया था। तो ये किस समिति ने डिसाइड किया था? P सत्यराव नारायण राव समिति के द्वारा। उसके बाद 1977 में वापस बनाया जाता है जयपुर की एक बेंच, लेकिन 1958 में इसको समाप्त कर दिया था P सत्यनारायण राव समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक अभिलेख न्यायालय होगा, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पीछे हमने सुप्रीम कोर्ट का देखा और यहाँ हमने हाई कोर्ट्स का देख रहे हैं। तो हाई कोर्ट्स में यह प्रावधान जो है अभिलेख न्यायालय का, वो अनुच्छेद 215 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश के रूप में पद स्थापित नहीं है? वर्तमान में जो राजस्थान के अंदर 35 जज हैं, टोटल 50 होने चाहिए, 35 हैं। तो इनमें 35 में से जो महिला न्यायाधीश है इसमें शामिल कौन नहीं है? सुबा मेहता, रेखा बरोन, नुपुर भाटी या निर्मलजीत कौर। तो निर्मलजीत कौर इसके अंदर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो अन्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जो अन्य उच्च न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? ऐसा कौन सा व्यक्ति है? तो ये है जस्टिस RM लोढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, स्वतंत्रता के पूर्व इनमें से किस रियासत में सभ्य का उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय नहीं था? तो स्वतंत्रता से पूर्व कुछ रियासतें थी जहां पर हाईकोर्ट चलते थे, अधीनस्थ न्यायालय चलते थे। तो किस में नहीं था? बीकानेर, उदयपुर, कोटा यहाँ तो था, लेकिन भरतपुर में सभ्य का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से किन उत्पादों को वस्तु व सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है? तो वस्तु व सेवा कर के दायरे से बाहर किसको रखा गया है? GST के बाहर सीमा शुल्क को, विद्युत शुल्क को, पेट्रोलियम उत्पाद, एल्कोहल उत्पाद या सीमा शुल्क कर लगाने वाले उपकर। तो इन सभी को GST सेवा वस्तु सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है, पांचों को। काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये, पांचों को ही बाहर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मूल्य वर्धित कर को लगाया गया? तो मूल्य वर्धित कर कहाँ लगा था सबसे पहले? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या महाराष्ट्र? तो हरियाणा में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 21-22 में निर्यातित मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 2021-22 में जो भी राजस्थान से वस्तुएं निर्यात हुई थी तो उसका अवरोही क्रम बताना है आपको, सबसे ज्यादा फिर कम में से। तो इन 5 वस्तुएं दे रखी है, इंजीनियरिंग वस्तु, लोहे और एलोए, हस्तशिल्प, कपड़ा, जेवरात व आभूषण। तो इसमें सबसे ज्यादा निर्यात होता है इंजीनियर वस्तु, उसके बाद होता है जेवरात व ये हस्तशिल्प, 2 नंबर पर क्या है? कपड़ा है, और उसके बाद लो व एलो वस्तु है, 3 नंबर पर 4 नंबर पर हस्तशिल्प है, और लास्ट में क्या है? जेवराते व आभूषण है। तो इंजीनियर वस्तु 1 नंबर पर है, कपड़ा 2 नंबर पर है, और लो व एलो 3 नंबर पर है, हस्तशिल्प 4 नंबर पर है, जेवरात व आभूषण 5 नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के अंतर्गत दी जाने वाली ऋण राशि की सीमा क्या है? तो यहाँ पे जो ऋण राशि दी जाएगी 10 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में 10 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव को
अनुमति प्रदत्त करने हेतु अधिकृत राज्य सर्वाधिक प्राप्त समिति की अध्यक्षता कौन करता है? अगर 10 करोड़ से अधिक निवेश का प्रस्ताव है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग विभाग या निदेशक उद्योग निदेशालय? तो इसकी अध्यक्षता उस टाइम मुख्य सचिव के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान के किस जिले में रिको द्वारा बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? तो बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थापित किए जाएंगे? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना के अंदर आयु वर्ग का किसको लाभ मिलेगा? कौन से आयु वर्ग को? मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना के अंदर कौन सा आयु वर्ग है? तो वो है 18 से 45 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 2006 को 2000 रुपये 4% की दर से उधार लिए और 2008 को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितने रुपए लौटाएगा? तो 2000 रुपये उसने उधार लिए हैं, 4% की दर है, 2006 को लिए थे, 2008 को लौटाने हैं, मतलब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। इसको जैसे ही आप सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर जो आपका आएगा 163.3 रुपये। ये 3 नंबर आपका सही आंसर होगा, 163.2 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कथन दे रखे हैं। पहला कथन है कुछ कार स्कूटर हैं, दूसरा है कोई स्कूटर कार है, कोई स्कूटर जो है वो साइकिल नहीं है। निष्कर्ष क्या दे रखे हैं? कुछ स्कूटर कार हैं, साइकिल व स्कूटर में कोई संबंध नहीं है, कुछ साइकिल कार हैं और कोई साइकिल कार नहीं है। तो यहाँ जैसे ही आप देखेंगे डायग्राम बनाने के बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये ऐसा डायग्राम बनेगा इसका। यहाँ पे ये कार है, ये स्कूटर है और ये साइकिल है। एक डायग्राम इसका ये बनेगा या इसका ये भी डायग्राम बनता है, ये वाला भी, क्योंकि कार और साइकिल में कोई संबंध नहीं बता रखा है तो ये कुछ का ऑप्शन इसमें हो सकता है। इन दोनों डायग्राम को सॉल्यूशन करने के बाद आप आंसर पर पहुंचेंगे तो आपका सही आंसर जो होगा 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर सही होगा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। कुछ स्कूटर कार भी हो सकते हैं, कुछ साइकिल और स्कूटर में कोई संबंध नहीं है, कुछ साइकिल कार है या कोई साइकिल कार नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद है, किसी दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में पंक्ति राम का बाईं ओर से 40वां स्थान था, उसी पंक्ति में श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें तो बाईं ओर से राम 50वें स्थान पर हो जाता है। तो बताओ श्याम का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? तो यहाँ आप जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 35, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्थान बदलने के तो जितना पहले में चेंजिंग होगा उतना ही दूसरे में होगा। पहला व्यक्ति 25 से कहाँ पहुँच जाएगा? 35वें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 लड़कियाँ एक वर्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है। बिंदु बीजी के बाईं ओर है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, जेस्मा, बीजी और निर्मला और मुमताज के बाईं ओर कौन है? तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मुमताज के बाईं ओर 6 है, सर्कल में आपको 6 लड़कियों को बिठाना है इस प्रकार, और उसके बाद देखेंगे कि मुमताज के बाईं ओर कौन है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा निर्मला। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट फिनिश होता है। RAS भर्ती परीक्षा 2023 की जो भी युवागण तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी कारगर साबित होगी। जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, तो बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए टेस्ट सीरीज है। बागड़ुआ यूट्यूब चैनल पर 18 टेस्ट सीरीज, टोटल जो 18 टेस्ट हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। आज का जो हमारा 18 जो टेस्ट सीरीज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि सभी युवागण जो इतनी बड़ी कोचिंगों की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन सभी के लिए ये एक समाज सेवा की भावना से फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज अपलोड की जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़ें। और जो NCERT और नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यक्रम है उसी पर आधारित ये टेस्ट सीरीज है। बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा लगातार टेस्ट आपको अपलोड किए जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ईमानदारी के साथ टेस्ट लें और कमेंट में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। किसी प्रकार की कोई डाउट लग रही है तो कमेंट में टाइप करते रहें। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं न्यू टेस्ट के साथ।